Good morning, all. We are back again with another lecture of field theory, and today we'll wind up the unit number 2. Okay, only a small topic left, and small things which I want to discuss today is about the hysteresis, isn't it? Okay, uh, let's start directly because I have already communicated many times that you have to watch and my videos on daily basis, so please do watch. Okay, and I want to see you the maximum number of students. I want to see you all in my doubt clearing session. Okay, so please do come with your questions. Okay, this is the classification of magnetic materials which we had discussed, but today we'll discuss a bit more. So, as per the magnetic properties of the materials, these materials can be divided into three categories. Number one, diamagnetic, second, paramagnetic, and third, ferromagnetic. हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं. एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक. ओके, कुछ ये आपने और सुने होंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड ऑल, बट वो उसी के पार्ट हैं, बट मेजरली तीन पार्ट में ही डिवाइडेड है. ओके, सो व्हाट इज डायामैग्नेटिक? बेसिकली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो इसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं इन मटेरियल्स की, सो आपके जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, सो इसमें ऑर्बिटल एक होता है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा होता है आपका स्पिन मूवमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके, एक है आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. सो इन ऐसे मटेरियल्स जिसमें स्पिन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मटेरियल एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मटेरियल दोनों इक्वल होते हैं. दैट मीन्स ये दोनों नेट टॉर्क को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं. ठीक, सो उससे क्या होता है, नेट टॉर्क जीरो होने से जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो जब नेट टॉर्क जीरो हुआ, सो कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट का रीअलाइनमेंट क्या किसी का नहीं होता है. मतलब ऐसे कोई मटेरियल कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. इनफैक्ट यदि आपकी एक्सटर्नल फील्ड कुछ ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको अ बिट हायर बना देता है. तो उससे क्या होता है, ये हायर बनाने से क्या होता है, ये जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यदि किसी पोल के पास रखेंगे आप, मैग्नेटिक पोल के पास, तो वो क्या होता है, वो रिपेल करते हैं. ठीक, उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? उनके एग्जांपल्स हैं कॉपर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, देन सल्फर, inert gases, etc. Are we clear on that? इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, फाइन. सो दे cancel out the effect, and when the external field is applied, the net torque is zero. Now, paramagnetic material. पैरामैग्नेटिक मटेरियल में यही दो चीजें हैं, आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट ऑर्बिटल मूवमेंट के, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से ग्रेटर होता है. दैट मीन्स जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करते. जो नेट टॉर्क है दैट इज नॉट जीरो. ओके, एक नॉन जीरो वैल्यू होती है. उससे क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस हैं उन मटेरियल्स के अंदर, उनका कुछ अलाइनमेंट्स होता है.
एंड दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज। जब भी ये किसी पोल के पास लाए जाते हैं तो क्या होते हैं, इन पोल्स के पास लाए जाने से ये क्या करते हैं, उन पोल को वहां पे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पोटेशियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, रेयर अर्थ मटेरियल्स। ओके। थर्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो यस, इनमें डायपोल मूवमेंट भी उस इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट और ज्यादा होता है, किसका, डायपोल मूवमेंट। ठीक, तो अब इससे क्या होगा कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हुए जिनका इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ। इससे क्या होगा, इसमें जो नेट टॉर्क जनरेट होगा दैट विल बी वेरी हाई। ओके, इसके जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स मीन्स एक मैटर के, एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइंस ऑफ फोर्स को, जहाँ पे वो सारी की सारी आपकी अलाइंड होती हैं, वो सारी की सारी अलाइंड हो जाती हैं एक प्रॉपर, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाए वो लाइंस और भी वेल मैनर में क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। आई मैं भी दिखाता हूँ आपको। इसमें से एक जो आपका ये वाला पार्ट है, एक स्लाइड में आप देख सकते हैं फर्स्ट में, ये जब नॉन मैग्नेटाइज्ड है, मतलब आपने इसको कुछ भी नहीं लगाया है, कोई भी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, तब भी वो उसके डोमेन्स में सारे के सारे पैरेलल फॉर्म में क्या है, वो अलाइंड हैं। और जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, वो अलाइंड होने लगते हैं। ठीक है, सो इसमें से क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स जैसे जैसे आप इनका फील्ड बढ़ाते हैं, तो फील्ड बनाने के बाद उनकी फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन ये जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड हटा भी लेते हैं, तब उसके बाद भी उनकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। आई मीन मैग्नेट हटाने के बाद भी ये काफी समय तक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उनका उनका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, आप जब एक्सटर्नल हटा भी लिया है तब भी। ओके, उसको आप कहते हो रेसिडुअल, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप कह सकते हैं हिस्टेरिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ हिस्टेरिसिस क्या होता है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हुए, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। फाइन, नाउ देखते हैं हिस्टेरिसिस। बेसिकली हिस्टेरिसिस होता क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बेसिकली टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, होता क्या है। सपोज एक करंट कैरिंग कॉइल है जो कि एक किसमें, एक किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लगी हुई है। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे ही आप इनका मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है, दैट मीन्स आपने करंट, इसको एक स्पेसिफिक पहले करंट दी, तो इसके करंट देने के साथ साथ सबसे पहले आप इस फिगर को देखें, जो पहला वाला ग्राफ है, इसमें क्या होता है, BH कर्व है, जो जैसे जैसे आई बढ़ा, ठीक, तो आई बढ़ने से क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे में आप देखते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के। ठीक है, जैसे आपने आई बढ़ा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा, आपका B जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है वो भी बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले तो वो स्लोली इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, जैसे करंट बढ़ाते हैं तो वो फास्ट बढ़ता है और वो फ्लैटन के फॉर्म, फ्लैटन होता जाता है। ठीक, फिर जैसे आप बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लो, स्लो ग्रेज होगा, तो फास्ट स्लो, स्लो फास्ट एंड अगेन स्लो। ओके, फ्लैटन इसमें आता है। नाउ अब जब आप इस H को कम करेंगे, दैट मीन्स करंट को कम करेंगे, तो क्या होगा, फील्ड कम होगा। तो ये B सेम पाथ फॉलो नहीं करता है, वापस आने के लिए क्या करता है, उस डिफरेंट पाथ फॉलो करता है। एंड इवन इफ व्हेन H इज 0, तब भी वो रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रह जाती है।
इस रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को आप कहते हो हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिस BR। ठीक। सिमिलरली जब आप करंट की डायरेक्शन बदल दो तो वो क्या आता है आपका रिवर्स डायरेक्शन में मिलता है। ठीक। तो इस कर्व को कहते हैं BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, BH कर्व कहलाता है या हिस्टेरिसिस लूप। सो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक, दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगे, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एंड जो जिसका ये हिस्टेरिसिस जितना पतला होगा, इसका एरिया जितना पतला होगा, वो कहलाएंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई मीन जिसका मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी जल्दी हो सके, वो ही उसी से हमारे क्या होते हैं, जो कोर बनाए जाते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स, उसकी कोर किससे बनाएगी, सॉफ्ट आयरन से बने, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बने, जिसमें हिस्टेरिसिस ना हो, कम हो हिस्टेरिसिस। ओके, so this BH curve is called hysteresis. ओके, इसमें देखते हैं सपोज एक करंट है कोई, ठीक, एक क्लोज पाथ में फ्लो हो रही है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, करंट जितना फ्लो हो रहा है उस एरिया से। ठीक, एक वॉल्यूम पे ले ले तो जितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे वो किसके होंगे, उन सबका सम, इजंट इट क्लियर। एंड मैग्नेटाइजेशन कैसे डिफाइन करोगे आप, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम्पियर पर मीटर। दैट मींस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल M। ओके, नाउ अब यदि मैं करंट की बात करूं, इट इज B अपॉन म्यू माइनस मैग्नेटाइजेशन जितना पार्ट होगा डॉट DL, इफेक्टिव जितना है आपका H, इजंट इट। नाउ और इसको हम यदि कंपेयर करें ACL से, एम्पियर सर्किटल लॉ से, आपको H कितना मिल जाएगा, B अपॉन म्यू माइनस M। तो या तो B मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी म्यू नॉट H प्लस M। नाउ व्हाट्स दिस, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, इजंट इट। नाउ एक लीनियर, एक किसी आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो जाता है, M जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई। ओके, so this is the relationship between flux density and magnetization. Okay, so as far as the exercise part is concerned, just establish the relation and watch the videos. Okay, so this ends with the unit number 2. Okay, this, this ends with the unit number 2 part. Okay, so thank you very much for listening patiently, and happy learning, keep learning. Thank you.